हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है ये वाला, देखो, केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने सोल्यूशन चैप्टर खत्म कर लिया है, उसके प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है आपने वो देखा होगा, आपने कंप्लीट किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सारे के सारे नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, ठीक। अब देखो, आज का जो हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है, दूसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक। बुक में दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, लेकिन हम पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। देखो, पहले आप सिलेबस देख लो, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था सेम टू सेम वैसे ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर भी 7 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, ठीक। तो देख लो आप एक बार सिलेबस। तो इसी सिलेबस को हम लास्ट वाले दिन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम भी देखेंगे कि हमने पूरा किया या नहीं किया। तो टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है सिलेबस का, तो आपने निकलवाया होगा। तो टॉपिक्स कैसे हैं इसमें देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड सो ऑन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक ही टॉपिक करके हम पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम जो है उसका मतलब क्या होता है, क्यों हम स्टडी करते हैं, ये सारे का सारा जो है आपको समझ में आ जाएगा। और आपको टेक्स्ट बुक नहीं देखनी है अभी, जो मैं करा रहा हूँ इसी को एक बार पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, तो यहाँ से ही आपका काम हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले मैं कराऊंगा आपको, ठीक। तो ये है हमारा चैप्टर। और हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं, ठीक। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, चैप्टर के बारे में देखेंगे, ये चैप्टर कहाँ से आया, क्यों पढ़ते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक होता है रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। और फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ये क्वेश्चंस ये मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं इतने, ठीक है। ये सारे हम करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप पेशेंस रखोगे, अच्छे से देखना स्टार्ट करोगे, ठीक। तो हम चलते हैं पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन के ऊपर। वहां मैं आपको समझाता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इस चैप्टर में क्या चीजें स्टडी की जाती हैं, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर पहला टॉपिक लिख लो, ये वाला इंट्रोडक्शन। पहले तो आपने हेडिंग चैप्टर का नाम लिख लिया होगा नोट्स पे, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और टॉपिक रहेगा हमारा पहला इंट्रोडक्शन, ठीक। और हम अपने तरीके से ही पढ़ेंगे, आस्ता आस्ता करके पढ़ेंगे, एक एक चीज, एक एक वर्ड को क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। तो देखो, आपने इससे पहले नाम नहीं सुना होगा इसका, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स जो है 12th क्लास में आता है, नाम नहीं सुना होगा। तो मैं आपको देखो स्टार्ट कैसे कराता हूं। देखो, आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक। इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये तो आपने चलो पढ़ा नहीं होगा आपने, चलो कुछ ना कुछ आपको पता तो होगा इनके बारे में, ठीक। अब देखो, डिफरेंट जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो असल में वो बड़ी बड़ी ब्रांचेस से उठाए हुए होते हैं, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री की या साइंस की आप बोल दो, बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं। जैसे देखो, ये थर्मोडायनेमिक्स जो है ये एक अलग किस्म की ब्रांच, एक मान लो इसको आप, ठीक है। ये एक कुछ ऐसा चैप्टर होता है जो कुछ अलग चीजें स्टडी करता है, इक्विलिब्रियम कुछ अलग चीजें स्टडी करता है। इसी तरह मैं यहां लिख देता हूं, आज का जो हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ये भी एक किसी ब्रांच से उठाया हुआ है। अब ब्रांच का मतलब ये है कि जैसे हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो ये हम बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत छोटा चैप्टर होता है। लेकिन असल में अगर आप इसको देखो तो ये जब आप हायर क्लासेस में जाते हो, MSc करते हो, मास्टर्स करते हो केमिस्ट्री में, उस टाइम ये बहुत बड़ी ब्रांच हो जाती है एक किस्म की, ठीक है। वहाँ डिफरेंट किस्म के इक्विलिब्रियम आ जाते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम, ऐसे करके डिफरेंट आ जाते हैं। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप देखो तो आपने 11th क्लास में बहुत कम पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाके इसको देखते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा आता है स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और पता नहीं क्या क्या, बहुत हाई फाई चीजें आती हैं।
तो हम यहाँ सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं, मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ बेसिक बेसिक होता है, ये वाला भी बेसिक होता है, ये वाला भी बेसिक होता है। इसी तरह ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांच हो जाती है। जैसे ही हम हायर क्लासेस में जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन हम करते हैं, तो हमें केमिकल काइनेटिक्स बहुत लंबा एक बहुत मतलब एक किस्म की बुक इसकी अलग से मिलती है, ठीक है, इतना लेंथी हाई फाई होता है, बहुत लेंथी होता है। और यहाँ जैसे हमारे सिलेबस में ये छोटे छोटे करके दिए थे 11th क्लास में हमने पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ा था, इसी तरह हम कुछ बेसिक बेसिक चीजें केमिकल काइनेटिक्स की यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने ये दिमाग में नहीं रखना है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मुश्किल होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं रखना है। तो आप ये मानोगे ये एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है, इसकी स्टडी करके बहुत जगह इसका यूज होता है, वो आपने नहीं पढ़ना है पूरा। आपके सिलेबस में बेसिक बेसिक इसकी चीजें, ठीक है, बिल्कुल आसान आसान चीजें वो आपको पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में वो हम पढ़ेंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि समझाऊंगा नहीं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा। अब देखो दूसरी चीज, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कुछ ऐसा, इससे मैं क्यों रिलेट कर रहा हूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम में आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि A प्लस बी अगर रिएक्शन है, ठीक, तो C प्लस डी बन रहा है। तो अगर ये रिएक्शन जो है मतलब यहां से इधर जा रही है, यहां से वापस भी आ रही है, ऐसा कुछ आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, ठीक। तो ओवरऑल आपने इक्विलिब्रियम में ये सीखा होगा कि इक्विलिब्रियम में हम क्या स्टडी करते हैं। इक्विलिब्रियम में हम ये स्टडी करते हैं कि कोई रिएक्शन कितनी हो रही है, ठीक है। आपने देखा होगा 5% हो रही है, 10% हो रही है, 20% हो रही है, 100% हो रही है, ठीक है, कितनी हो रही है वो हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम में। क्या स्टडी करते हैं, कोई रिएक्शन कितनी हो रही है, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल का मतलब होता है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, उस चीज को बोलते हैं फिजिबल। अगर रिएक्शन हो गई मतलब होती है, तो फिर उसको हम बोलते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है, मतलब ये रिएक्शन हो सकती है। तो अगर कोई रिएक्शन नहीं हो सकती उसको बोलते हैं रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव होती है तो रिएक्शन फिजिबल होती है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो सारे के सारे चैप्टर जो हैं रिएक्शन के आसपास ही घूमते हैं। जितनी भी चीजें, जितनी भी चैप्टर्स हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं ना, सारे के सारे चैप्टर्स किसी ना किसी रिएक्शन को ही स्टडी करते हैं, ठीक। जैसे देखो इक्विलिब्रियम हमें बताता है रिएक्शन कितनी होगी, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, रिएक्शन के आसपास एनर्जी की, हीट की क्या कंडीशंस होंगी, मतलब क्या हीट चेंजेस होंगी, वो सब कुछ हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहां से हमें पता चल गया रिएक्शन कितनी होगी, यहां से हमें पता चल गया होगी कि नहीं होगी, क्या हीट मतलब रिलीज होगी, हीट यूज होगी, वो सब कुछ यहां हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो आप पहले आउटलाइन में ये समझ लो कि केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक। देखो जो काइनेटिक्स वर्ड होता है ना, काइनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट का मतलब है चलना, वो मूव करना, ठीक। और केमिकल का मतलब है केमिकल्स, और आपको पता है एक रिएक्शन के अंदर केमिकल्स यूज होते हैं और केमिकल की मूवमेंट ही होती है एक किस्म से। केमिकल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये भी एक किस्म की केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। इस ब्रांच के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ठीक। देखो यहां हम स्टडी करते हैं कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, यहां स्टडी करते हैं कितनी होगी, और यहां क्या स्टडी करते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। अब देखो ये जो स्पीड है, इस स्पीड के लिए यहां फिजिक्स केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज किया जाता है रेट, उसको हम रेट बोलते हैं। रेट का मतलब हो गया स्पीड। तो आप ये बोलोगे केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन जब हो रही है तो उसकी स्पीड क्या है, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन हो रही है या बहुत स्लो हो रही है या थोड़ी स्पीड पे हो रही है। स्पीड का पता ही है ना आपको, रिएक्शन बहुत तेजी से दौड़ रही है, आस्ता आस्ता दौड़ रही है, कैसे जा रही है, ठीक। वो चीज हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक। और आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि जो केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल का मतलब आपको पता है, काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेटिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से निकला है, ठीक है। इसका मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब भी होता है कि चलना, ठीक है, चलना। कोई रिएक्शन आस्ता 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 चल रही है, कोई रिएक्शन तेज 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 चल रही है, या बिल्कुल स्लो चल रही है, ठीक। वो चीजें हम देखो आस्ता चल रही है, तेज मूव कर रही है, या बिल्कुल
आस्ता मूव कर रही है, उसी चीज को ही तो हम स्पीड बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और स्पीड ऑफ द रिएक्शन स्टडी करने के बाद रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जा रही है, किस मैकेनिज्म से जा रही है, वो भी हम कहाँ स्टडी करते हैं, इसी केमिकल काइनेटिक्स में। तो आप दो ही चीजें याद रखोगे, केमिकल काइनेटिक्स जो होता क्या है, ये केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, जिसमें हम स्पीड ऑफ द रिएक्शन स्टडी करते हैं और जिसको हम रेट ऑफ द रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जा रही है वो भी हमें यहां से पता चलता है। ठीक, और ओवरऑल जो हाई फाई स्टडी आप करोगे केमिकल काइनेटिक्स की जब हायर क्लासेस में, उस टाइम आप एक्चुअल में जो है इस चीज को समझ पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको यहां समझ नहीं आएगा, जितना आपके सिलेबस में यहां है आपको यहां भी समझ में आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आइडिया लग गया होगा कि ये ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच होती है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। जल्दी जल्दी बोलो, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। स्पीड वर्ड को एक दूसरे वर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। और मैकेनिज्म रिएक्शन का है, ठीक, वो भी स्टडी करते हैं। इस रेट के ऊपर या स्पीड के ऊपर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वो सब कुछ हम कहाँ स्टडी करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक, तो अब आप देखो, आपको इतना अगर समझ में आ गया तो इसको हटाते हैं। तो पहले केमिकल काइनेटिक्स के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ठीक, कि आपको पता ही है हमारा स्टाइल कुछ ऐसा है कि हम साथ साथ नोट्स भी बनवाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल दें सिर्फ, ठीक है, मैं बोल दूं तो आपको आ जाए, ऐसा नहीं। बोलने से कोई फायदा नहीं, जब तक अपने हाथ से सारे के सारे नोट्स बना के उनको अच्छे से रिवाइज ना करो तब तक कोई फायदा नहीं। ठीक, क्योंकि मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको कोई और बुक देखने की जरूरत ना पड़े, एग्जाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करो और आपको कंसेप्ट्स भी सारे के सारे समझ में आए। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो करते हैं साफ इसको। तो केमिकल काइनेटिक्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आप लिख लो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल है, आपको बता ही दिया मैंने पहले ही, याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको। लिखो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, लिखो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की ब्रांच होगी ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ रिएक्शन, या फिर जिसको हम स्पीड ऑफ द रिएक्शन भी बोलते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ द रिएक्शन। द फैक्टर्स अफेक्टिंग, कॉमा डाल के लिखो, द फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of the reaction, the rate of a chemical reaction लिख लो, of a chemical reaction। ठीक, आगे लिखो, and the mechanism by which the reaction proceed, and the mechanism, ठीक, by which a reaction proceeds। ठीक है, proceeds का मतलब होता है जाना। ठीक, is known as chemical काइनेटिक्स। देखो इतना सिंपल है कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, ठीक है, कैसी ब्रांच होती है, ठीक, वो हमने सीख लिया। तो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको दिखेगा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो हमें क्या सिखाती है, रेट ऑफ द रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताती है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड क्या होगी, इसके बारे में दिखाती है। और क्या दिखाती है हमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, के जो रेट है, जो स्पीड है रिएक्शन की, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो हमें बताती है ये ब्रांच। एंड मैकेनिज्म बाय विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स, कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन जा रही है। मैकेनिज्म का मतलब होता है जब रिएक्शन होती है उसका कोई ना कोई अंदर उसके प्रोसेस चल रहा होता है, और वो कौन सा प्रोसेस होता है वो भी हमें केमिकल काइनेटिक्स से पता चलता है। इसलिए मैंने लिखा है द मैकेनिज्म थ्रू विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स
और आगे लिखा है इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट लेके नहीं चलना है, आराम आराम से देखना है, सब समझ में आएगा। अब आप एक टॉपिक लिखो कि हमें पता है रिएक्शंस जो होती हैं उनकी स्पीड को हम स्टडी करते हैं, तो स्पीड जो है रिएक्शन की कितने किस्म की हो सकती है। तो आप यहां लिख सकते हो एक छोटा सा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। क्लासिफिकेशन ये इंट्रोडक्शन में ही आता है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, अगर मैं रेट बोलूं तो इसका मतलब स्पीड समझ लेना, बस। रेट का मतलब है स्पीड। ठीक है, समझने का एक यही तरीका है। ठीक है, रेट का मतलब स्पीड समझ लेना केमिस्ट्री में, और कुछ नहीं। ठीक, अब देखो यहां मैंने लिख दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, मतलब स्पीड के बेस पे रिएक्शंस को क्लासिफाई करके देखते हैं। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, मतलब रेट मतलब स्पीड, मतलब स्पीड के बेस पे हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे। तो पहली रिएक्शंस होती हैं स्पीड के बेस पे पहले किस्म की रिएक्शंस होती हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शंस। ठीक, वेरी फास्ट रिएक्शंस ये पहले किस्म की रिएक्शंस होती हैं। दूसरे किस्म की रिएक्शंस होती हैं रिएक्शंस विच आर, ये जो मैं रिएक्शंस लिख रहा हूं आर एक्स एन एस, ये आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, यहां नोट्स में लिख सकते हो, एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखोगे। रिएक्शंस विच आर neither very fast nor very slow। ठीक, इससे पहले आपको एक और चीज लिखनी चाहिए थी, वो मैं यहां लिख देता हूं। इसको आप थर्ड बना दो, इसको थर्ड बना दो, और सेकंड नंबर पे आप यहां लिख लो, ये सेकंड नंबर है। ठीक, सेकंड नंबर पे लिख लो वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस। ये तीन किस्म की रिएक्शंस होती हैं। ठीक, जैसे आप गाड़ी की एग्जांपल ले लो, गाड़ी या तो बहुत तेज चल सकती है या बहुत स्लो चल सकती है, या हम ऐसा बोलेंगे ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो, मतलब मॉडरेट स्पीड पे चल रही है। तीन किस्म के मोशंस हो सकते हैं ना, तीन किस्म की मूवमेंट हो सकती है। वही यहां हमने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट, मतलब स्पीड के बेसिस पे अगर हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करें तो वो तीन किस्म की रिएक्शंस हो सकती हैं हमारे पास। ठीक, पहले किस्म की रिएक्शंस हो सकती हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो बहुत तेज हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी किस्म की रिएक्शन से वेरी स्लो रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो बिल्कुल स्लो होती हैं। ठीक, और तीसरे किस्म की रिएक्शंस होती हैं ऐसी रिएक्शंस जो ना ही ज्यादा स्लो हो ना ही ज्यादा फास्ट हो। तो आप लिख सकते हो इनकी स्पीड कैसी होती है, इनकी स्पीड होती है मॉडरेट स्पीड, मॉडरेट स्पीड से होती है, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। ठीक है, ये तीन किस्म की रिएक्शंस हैं। अब देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं। यहां आप लिख सकते हो वेरी फास्ट रिएक्शंस कैसी होती हैं, ये रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है कि जैसा आपने रिएक्टेंट डाला एकदम प्रोडक्ट बन गया, एकदम रिएक्शन हो गई। तो कितने सेकंड्स में होती है ये? 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकंड्स में, 10⁻12 से 10⁻⁻16 सेकंड्स में ये रिएक्शन हो जाती है। ऐसी रिएक्शंस इनको बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस। जैसा ही आप रिएक्टेंट डालोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, और इनमें एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हो कि इनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस में एग्जांपल्स आ जाती हैं आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं, आयनिक रिएक्शंस, आयंस तो आपको पता ही है, आयंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ठीक है, तो आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। जैसे मैं बोलूं, अगर ये आयनिक रिएक्शन AgNO3 प्लस हम करें NaCl, तो आपको पता है
अगर कुछ ना कुछ आइडिया हो आपको तो आपको पता है Ag प्लस और NO3 माइनस यहाँ आयन्स हैं और यहाँ Na प्लस और Cl माइनस आयन्स हैं। जैसे ही हम ये करेंगे तो ये आपस में आयन्स एकदम जुड़ जाएंगे, सोडियम के साथ NO3 जुड़ जाएगा, Ag के साथ Cl जुड़ जाएगा, तो यहाँ से बनेगा NaNO3 प्लस AgCl। ये बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि यहाँ आयंस जो है, जैसा ही आयंस को आप किसी जगह किसी सॉल्वेंट के अंदर डालोगे, आयंस आपस में एकदम रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं बहुत फास्ट रिएक्शंस। जैसे NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, ये भी आयनिक के, देखो ये दूसरी एग्जांपल लिख सकते हो NaOH प्लस HCl, ये दोनों ही कंपाउंड्स आयनिक के। Na प्लस OH माइनस यहाँ होता है, H प्लस Cl माइनस यहाँ होता है, तो एकदम रिएक्शन हो जाएगी, NaCl प्लस H2O बन जाएगा। ये एक किस्म की एसिड बेस रिएक्शन है। देखो ये बेस है, ये एसिड है, ये Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ लग जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ। देखो H प्लस और OH माइनस जुड़ेगा तो H2O बन जाएगा, Na प्लस Cl जुड़ेगा तो NaCl बन जाएगा। ये रिएक्शंस होती हैं आयनिक रिएक्शंस, ये रिएक्शंस होती है वेरी फास्ट रिएक्शंस, बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब ये देखो वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो का मतलब है जहां, यहां लिख सकते हो विच मे टेक डेज आर मंथ्स, जहां मंथ्स लग जाते हैं, महीनों सालों भी लग जाते हैं टू कंप्लीट। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं। बहुत स्लो रिएक्शंस का मतलब है अगर उनमें हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करेंगे, देखो रिएक्शन होती यही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना है ना, यही होता है। तो वेरी स्लो रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां बहुत सारे दिन या फिर बहुत सारे महीने लग सकते हैं इनको कंप्लीट होने में। ठीक, इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हो एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने सुना ही होगा 10th क्लास में, रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, वहां आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो लोहे को जंग लग जाना, लोहे को जंग लग जाना जो होता है वो क्या होता है, लोहे को जंग लगने का मतलब होता है वो भी एक किस्म की रिएक्शन होती है। वहां आपको अगर किसी ने पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा, वहां आयरन के ऊपर मतलब कुछ गैसेस अटैक करती हैं, आयरन और गैसेस रिएक्टेंट का काम करती हैं। आगे आयरन का कोई ऑक्साइड बन जाता है, वो प्रोडक्ट बन जाता है। वही आयरन का ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और वही आयरन का ऑक्साइड प्रोडक्ट होता है, वही रस्ट होती है, वो आपको पता है। ठीक, और रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल रिएक्शन है, और आपको पता है आयरन के ऊपर रस्टिंग होना कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। लोहे को आप 1-2 दिन बाहर फेंक दो, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। जब महीनों 2 महीने फेंक दोगे तो वो उसके ऊपर रस्टिंग होगी। इसका मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये एक ऐसी रिएक्शन है जो बहुत स्लो है। ठीक, इसमें महीने 2 महीने लग सकते हैं। ठीक, और ये जो रिएक्शंस होती हैं आयनिक रिएक्शंस, ये बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ये हो गया। आपको यहाँ एक एग्जांपल याद रख लेनी है कि वेरी स्लो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो तीसरी चीज, ऐसी रिएक्शंस जो ना ही ज्यादा फास्ट हो ना ही ज्यादा स्लो हो। ठीक है, तो आप यहां एग्जांपल में लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हो यहां, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज होती है जो शुगर का फार्मूला हम लिखते हैं ना, C12H22O11, वो सुक्रोज ही होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज का मतलब होता है, सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, ये होता है सुक्रोज। ठीक है, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराना, किसी भी चीज की रिएक्शन वाटर के साथ कराना, उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, वाटर के साथ कराना बोलो या फिर वाटर की प्रेजेंस में इस चीज की ब्रेक डाउन कराना, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। किसी भी चीज की अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, उस चीज की ब्रेक डाउन कराएंगे, उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ये चीजें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझाऊंगा, अभी आप टेंशन ना लो। अब बस याद रखो, जैसे रिएक्शन होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहां से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये बनता है। अब देखो ये ग्लूकोज होता है और ये फ्रुक्टोज होता है, दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। वो आपको मैं आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, अभी टेंशन नहीं लेनी। आपको बस इतना याद रखना है, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है, ये रिएक्शन है, ये सुक्रोज है। ठीक, सुक्रोज, ये इसको शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, शुगर का फार्मूला और इसका फार्मूला एक ही होता है। ठीक, तो
इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यहां से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये ऐसी रिएक्शन होती है जो ना ज्यादा फास्ट होती है ना ज्यादा स्लो होती है, मतलब ये रिएक्शन मॉडरेट स्पीड पे होती है, ठीक। जैसे एक और रिएक्शन इसमें आ जाती है, इसी में एक एग्जांपल आपने ये लिखी, एक और एग्जांपल लिख लो, एक एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट की डीकंपोजिशन, तो अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है, NH4NO3 होता है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इसकी डीकंपोजिशन अगर हम कराएंगे, इसको हीट करते हैं हम, हीट करके इसकी डीकंपोजिशन करा देते हैं, तो यहां से बनता है वाटर प्लस नाइट्रोजन, H2O प्लस N2, ठीक। वाटर प्लस नाइट्रोजन ये बनता है, ठीक। आपको बस रिएक्शन देख लेनी है, बस याद नहीं करना है यहां से कुछ, बस देख लेनी है कि ये फास्ट रिएक्शन की एग्जांपल है, ये इस रिएक्शन की एग्जांपल है, समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन जो है डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये भी कैसी रिएक्शन है, बस इतना याद रखना है कि ये दोनों रिएक्शंस जो हैं, ये ऐसी रिएक्शंस है जो मॉडरेट स्पीड्स पे होती हैं। मॉडरेट स्पीड्स में का मतलब है ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या बहुत फास्ट रिएक्शंस को स्टडी करना आसान है? ठीक है, जो रिएक्शन इतने टाइम में हो जाती है 10⁻⁻12 से 10⁻⁻20 सेकेंड्स में, -16 सेकेंड्स के अंदर। अब देखो 1 सेकेंड में अगर कोई चीज हो रही है, ठीक है, तो उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज इतने कम सेकंड, वन देखो 10⁻⁻16 सेकंड का मतलब है 1 सेकंड के नीचे 10⁻16, यही मतलब है, मतलब 1 सेकंड का 10⁻16 हिस्सा, ठीक। 1 सेकंड से करोड़ों खरबों गुना कम टाइम में जो रिएक्शन होती है उसको स्टडी करना आसान होता है? तो नहीं, ऐसी वेरी फास्ट रिएक्शंस को स्टडी करना आसान नहीं होता है। इनकी स्पीड्स हम चेक नहीं कर सकते, कर सकते हैं चेक, लेकिन बड़ा ही मुश्किल होता है इनकी स्पीड चेक करना। अब देखो जो दूसरे किस्म की रिएक्शंस है, वेरी स्लो रिएक्शंस, ये बहुत ही रिएक्शन स्लो होती है, इन रिएक्शन को भी स्टडी करना जो है आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, अगर मुझे रस्टिंग ऑफ आयरन को स्टडी करना हो कि रस्टिंग कैसे कैसे हो रही है, तो मुझे आयरन को अपने पास रख के उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब देखो इस रिएक्शन को स्टडी करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आयरन को 2-3 महीने बाहर पड़ा रहने दो, उसके ऊपर रेस्टिंग होती है। तो एक इंसान अगर रेस्टिंग को स्टडी करना चाहे तो वो आयरन के पास बैठा रहना पड़ेगा उसको, कि कैसे स्टार्ट हो रही है, कैसा कुछ हो रहा है। ऐसा आप कंसेप्ट दिमाग में लगा सकते हो कि बहुत स्लो रिएक्शंस जो होती हैं उनको स्टडी करना भी आसान नहीं होता, ठीक। और जो रिएक्शंस ये वाली होती हैं जो मॉडरेट स्पीड पे होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को ही हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं, जिनकी ना ज्यादा स्पीड है ना कम स्पीड है, मतलब मॉडरेट स्पीड पे होती हैं, ठीक है। ठीक, देखो जैसे, छोड़ो मैं छोर उल्टी सीधी एग्जांपल नहीं दूंगा, आप ये देखो कि वेरी फास्ट रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स में इनकी स्टडी करना आसान नहीं होता, और वेरी स्लो रिएक्शंस की भी स्टडी करना आसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऐसी रिएक्शंस जिनकी स्पीड ना ज्यादा फास्ट हो ना ज्यादा स्लो हो, ठीक है, ठीक, तो ऐसी रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। देखो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल क्या दूं आपको कि देखो अगर किसी इंसान को या किसी जिंदा चीज को कोई ऐसी बीमारी लग जाए, ठीक है, कि जैसी बीमारी लगे ऐसा वो बंदा या कोई भी हो, कोई जानवर हो, कोई भी हो, जैसी बीमारी लगे ऐसा ही मर जाए, तो उस बीमारी का पता ही नहीं चलेगा क्या बीमारी लगी, तो उसको स्टडी करना आसान नहीं है। वही बात यहां आ गई कि वेरी फास्ट रिएक्शन को स्टडी करना ठीक नहीं है, आसान नहीं है, ठीक। वेरी स्लो रिएक्शंस को भी स्टडी करना आसान नहीं है। और आपको बस इतना याद रखना है कि केमिकल काइनेटिक्स में हम कौन सी रिएक्शन स्टडी करते हैं, ऐसी रिएक्शन स्टडी करते हैं जो ना ज्यादा फास्ट होती है ना ज्यादा स्लो होती है, ठीक। इतना आपको याद रखना है, क्योंकि ये रिएक्शंस जो हैं, सपोज ये रिएक्शन मतलब बहुत कम टाइम में हो रही हैं, ये बिल्कुल ज्यादा टाइम में, बहुत ज्यादा टाइम में हो रही हैं, तो अगर ये इतने कम टाइम में, ये ज्यादा टाइम में हो रही हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को कवर करने में 10 मिनट लगेंगे या फिर 20 मिनट्स लगेंगे। 10-20 मिनट की स्टडी हम, मतलब इतना टाइम लग रहा है रिएक्शन होने में, तो रिएक्शन के दौरान हम 10 मिनट, 10, 20, 30 मिनट या 40 या 50 मिनट इन रिएक्शंस के आसपास रह के इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस की स्टडी हम कहाँ करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ठीक। इतना आपको याद रखना है। और एक पॉइंट आप लिख सकते हो
कि यहां हम, अब देखो ऐसा नहीं कि इन रिएक्शंस को हम स्टडी करते ही नहीं, इन रिएक्शंस को भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है, लेकिन हम यूजुअली जो है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ऐसी रिएक्शंस की स्टडी करते हैं इनकी, ठीक। तो आप यहां लिख सकते हो कि हम मेन कैटेगरी, यहां लिख लो कि द मेन कैटेगरी ऑफ reactions, the main category of reactions which we study under chemical kinetics are the reactions of, या ऐसा लिख लो, reactions having moderate speeds, ठीक है, ये लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो रिएक्शंस ऑफ थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी का मतलब है, देखो फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन ये फर्स्ट, ये सेकंड कैटेगरी की रिएक्शंस और ये थर्ड कैटेगरी की रिएक्शंस जिनकी मॉडरेट स्पीड है। तो आप लिख सकते हो मेन कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो हम स्टडी करेंगे वो कौन सी होंगी, ऐसी रिएक्शंस जिनकी स्पीड ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है, जिनकी स्पीड मॉडरेट है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया। देखो ये सारी की सारी चीजें आती हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक। तो आप इसको इंट्रोडक्शन में ही रखो, बस इतना पता होना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स जो होता है, जो ब्रांच होती है उसमें क्या स्टडी करते हैं हम, और ये रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि रिएक्शंस कितने किस्म की होती हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको मिल ही गया होगा। अभी हम करते हैं इसको साफ, तो हम चलते हैं अपना मेन जो टॉपिक है, जो अभी हमने सीखा कि केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम स्टडी करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या चीज है, ठीक है। तो हटा दें इसको, फिर आगे चलते हैं। तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर अभी मेन टॉपिक लिख लो, ये वाला, ये रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन के बाद। लिखो इसको, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप भी पी लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इस चीज की स्टडी करेंगे, फिर साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब कुछ एमसीक्यूज करेंगे इस टॉपिक पे, फिर हम आगे आस्ता आस्ता चलते रहेंगे। तो देखो पहले हम आउटलाइन समझ लेते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो मैं पढ़ाऊं आपको वो आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैं थोड़ी सी चीजों को लेंथी करता हूं, ठीक है। लेंथी इसलिए करता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। तो अगर मैं सीधा सीधा थ्योरी लिख दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। और आप अगर वीडियो देख रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब मतलब एक लाइक जरूर करें, और एक अच्छा सा कमेंट जिसमें आप मेरी तारीफ कर सकते हो या कोई दिल बना सकते हो वो कर लो, ठीक है। उससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, और एक सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा फिर, अगर आपको ऐसे लेक्चर्स चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे में कोई कमी है, मुझे अपने आप में इंप्रूव करना चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। कि हर कोई क्या कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, ठीक। तो अगर आपको मेरे में कोई कमी लगती है तो आप मुझे वो फीडबैक दे सकते हैं, उसको हम इंप्रूव कर लेंगे। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पहले आउटलाइन समझते हैं, फिर हम लिख लिख के एक एक वर्ड समझेंगे, ठीक। तो मैं यहां लिख देता हूं रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक। तो पहली चीज आपको मैंने पहले ही बता दिया, क्या याद रखना है, रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रेट का मतलब होता है स्पीड, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्शन की स्पीड, ठीक है। अब आप देखो कि क्या होता है, स्पीड होती क्या है। आपने देखा होगा, आपने गाड़ी तो देखी ही होगी, ठीक है, गाड़ी तो देखी ही होगी। सपोज मैं यहां एक गाड़ी बना देता हूं, देखो ये 2 टायर वाली गाड़ी है, कोई भी गाड़ी बना लो यहां, ठीक। मैं बाइक बना देता हूं यहां। अब मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, यहां एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक, इसके ऊपर लंबा, ठीक है, ये एक गाड़ी है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये जो गाड़ी है
ये जब ये रोड है, ठीक है, ये रोड पे चलती है, ठीक है, तो होता क्या है, ये कुछ ना कुछ स्पीड से चलती है, ठीक, कुछ ना कुछ स्पीड से चलती है, ठीक है। और कभी देखो, कभी इसकी स्पीड हो जाती है, मतलब कभी 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ठीक है, कभी ये यहां से आगे कभी रोड ठीक होगी तो 50 किलोमीटर पर आवर में चलेगी, ठीक, कभी 60 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी, ठीक। सपोज यहां से यहां जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया इस गाड़ी ने, वो हमारा इसने ट्रेवल किया 100 किलोमीटर, ठीक है। और सपोज यहां से यहां जो इसने टोटल टाइम लगाया वो लगाया इसने 2 आवर, 2 घंटे लगाए, ठीक है, ठीक। अब आप देखो, आपने फिजिक्स में 9th क्लास में 10th क्लास में भी पढ़ा है कि स्पीड को निकालते कैसे हैं। ये सपोज गाड़ी चल रही है, इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर, ठीक है, और कितने टाइम में किया, 2 घंटे में किया, ठीक है। अब देखो स्पीड को कैसे निकाला जाता है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ऐसा आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहां अगर मैं बोलूं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 2 घंटे, ठीक। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर और टाइम हमने लिया आवर में, ठीक। और आपको पता है यहां से इसको काटेंगे तो 50 आएगा, तो मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने निकाल ली। ऐसे हम निकालते हैं किसी गाड़ी की स्पीड, ठीक है। अब आप अगर इस गाड़ी को रिएक्शन से कंपेयर करोगे, या फिर मैं ऐसा बोलूँ आप किसी रिएक्शन को ऐसी ही चीज से कंपेयर करो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में इतना आ गया होगा। अब देखो रिएक्शन देखते हैं, ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको कि गाड़ी जब चलती है कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है कुछ ना कुछ टाइम में, तो हम डिस्टेंस को टाइम से अगर डिवाइड कर लें तो स्पीड का फार्मूला भी हमने पहले पढ़ा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो स्पीड निकल के आती है, ठीक। और यहाँ किलोमीटर पर आवर, मतलब 50 किलोमीटर चली 1 घंटे में, तभी 2 घंटे में 100 किलोमीटर चल गई, ठीक है। अब आप ये देखो कि रिएक्शन जब होती है तो होता क्या है, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, यही होता है रिएक्शन में। रिएक्टेंट से कोई भी रिएक्टेंट हम लेते हैं, जैसे हम बोल दें कार्बन लेते हैं तो इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी रिएक्शन के अंदर कुछ चीजें रिएक्टेंट्स होती हैं जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं, उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है, और जो चीज बनती है उस चीज को हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको पहले से ही पता है, ठीक। अब देखो रिएक्शन की स्पीड का मतलब क्या हो सकता है, ठीक, सोचो थोड़ा दिमाग में, रिएक्शन की स्पीड कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, ठीक। देखो ये हमने एक सिंपल रिएक्शन ले ली जिसमें कोई एक रिएक्टेंट है, ठीक है, वो बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने से पहले, मतलब जब हम क्या करते हैं, जब हम रिएक्टेंट को लेते हैं, रिएक्टेंट को जब हम स्टार्टिंग में लेते हैं, सपोज हमने टाइम t इक्वल टू 0 टाइम था, उस टाइम हमने सिर्फ रिएक्टेंट को लिया, पहले तो रिएक्टेंट को लेंगे ना, फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हम रिएक्टेंट को लेंगे तो क्या उस टाइम कोई प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे ही थोड़ा सा टाइम आगे जाएगा, टाइम चलेगा, सपोज टाइम 0 से 1 2 3 4 ऐसे सेकेंड में आगे चल रहा है, ठीक। जैसे ही टाइम थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा, हम रिएक्टेंट्स को लेंगे तो टाइम चलेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना रिएक्टेंट, ठीक है। देखो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। कैसे क्लियर होगा आपको, देखो सपोज हमने क्या लिया, हमने यहाँ एक रिएक्टेंट लिया, एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, हमने बोला कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर हम रिएक्टेंट लें स्टार्टिंग में, जैसा ही हमने रिएक्टेंट लिया ऐसा ही प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट जब हम लेंगे तो आस्ता आस्ता, जैसे ही हम रिएक्टेंट लेंगे 0 टाइम, जैसा ही हम रिएक्टेंट लेंगे उसी टाइम तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट कब बनेगा, जब हम रिएक्टेंट लेंगे उसको कुछ टाइम तक रख देंगे, जैसा ही, देखो कुछ रिएक्शंस होती हैं जो जैसे रिएक्टेंट लो ऐसा ही प्रोडक्ट बन जाता है, उनके बारे में हम यहाँ स्टडी ही नहीं करते, मैंने आपको पहले ही बताया वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। हम यहाँ उन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जो ना ज्यादा फास्ट होती है ना ज्यादा स्लो होती है, ठीक है। तो देखो आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ
मैं ये समझाना चाहता हूं कि जैसे ही हम रिएक्टेंट लेंगे, सपोज ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये मार्कर रिएक्टेंट्स हैं, इनको हमने लिया, जैसे ही मैं साथ मिलाऊंगा ऐसे तो रिएक्शन नहीं हो जाएगी, जैसे लेंगे थोड़ा सा साथ मिलाएंगे, इस टाइम हम बोलेंगे ये टाइम जीरो है, मतलब स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ये रिएक्टेंट्स हैं, अभी प्रोडक्ट नहीं बने। ठीक, अब होगा क्या, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, ठीक है, टाइम आगे जाने का मतलब है पहले जीरो टाइम था, उस टाइम रिएक्टेंट ही थे, कोई प्रोडक्ट नहीं बना था। अब जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ठीक है, ऐसा होगा। आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे सपोज आपको पता है कि जो हम आग लगाते हैं, किसी चीज को जलाते हैं, ठीक है, तो वो जलाना भी तो एक किस्म की रिएक्शन ही होती है, किसी चीज को जलाना एक किस्म की रिएक्शन होती है। ठीक है, अब सपोज अगर मैं इस मार्कर को जलाता हूं, ठीक है, तो जैसा ही मैं इसको आग लगाऊंगा, जीरो टाइम पे जैसे ही आग लगाई एकदम ये जलेगा नहीं, ठीक है, ये जलेगा नहीं, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक, और अगर मैं आग लगा के 5 मिनट इसको रख दूंगा, 6 मिनट 7 मिनट रखूंगा, उसके बाद ये पूरे का पूरा जल जाएगा, मतलब इससे ये पूरा जल जाएगा, ये रिएक्टेंट है, इससे धुआं निकल जाएगा पूरा, वो प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको करके समझना है। ठीक, अब ये देखो, जब हम रिएक्टेंट को लेंगे, ठीक है, उसको स्टार्टिंग में लेंगे, टाइम जीरो रखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में लेंगे तो उस टाइम कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम आगे चलता जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, या फिर 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड टाइम आगे जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो कि यहां भी कुछ वैसी ही चीज हो रही है जैसी चीज यहां हो रही थी। ठीक, देखो पहले गाड़ी यहां रुकी थी, ठीक है, तो हमने जब गाड़ी स्टार्ट की, चलाना स्टार्ट किया, तो टाइम भी बढ़ रहा है, 1 2 3 टाइम भी बढ़ेगा, गाड़ी भी आगे डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, क्या हो रहा है, टाइम भी आस्ता आस्ता बढ़ेगा ना, जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं टाइम रुकता तो नहीं है ना, जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं टाइम भी आगे बढ़ना स्टार्ट करता है, तो डिस्टेंस भी खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, आस्ता आस्ता कवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो रिएक्शन के अंदर भी क्या होता है, जैसे ही हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, ठीक है, जैसे ही हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, तो दो रिएक्टेंट को जब हम लेंगे, हमें रिएक्शन करानी होगी, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कंपेयर करो इसको उससे, तो आप क्या बोलोगे कि जैसे हमने बोला था कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, उसको हमने स्पीड बोला था यहां, तो रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ कितने टाइम में। ठीक, देखो कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ कितने टाइम में हुआ, उसी को हम बोलेंगे ना रिएक्शन की स्पीड। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। ठीक, तो देखो कुछ ऐसा ही है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे हमने यहां देखा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, वैसे हम निकालते हैं किसी गाड़ी की स्पीड, तो रिएक्शन में भी तो यही होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट से आस्ता 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 करके प्रोडक्ट बनता है, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है तो टाइम बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। ठीक, तो आप किसी टाइम पे ऐसा बोल सकते हो कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और कितने टाइम में हुआ, उसी को ही हम रिएक्शन की स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं ना इससे कंपेयर करके। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया आप टेंशन मत लो, इतना आपके दिमाग में बिठाना था थोड़ा थोड़ा, अभी हम इस चीज को लिख के स्टडी करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि हम जो स्पीड है ना, स्पीड रिएक्शन की स्पीड, उस स्पीड को रिएक्टेंट की टर्म्स में भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी स्पीड को हम प्रोडक्ट की टर्म्स में भी बोल सकते हैं। ठीक, या तो हम ऐसा बोल दें कि कितना रिएक्टेंट जो है वो खत्म, देखो आपको एक चीज और बताता हूं मैं यहां कि जैसे रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्टेंट आस्ता आस्ता खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रिएक्टेंट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप यहां से एग्जांपल से समझो, जैसे हम इस पेन को आग लगाएंगे, ठीक है, तो ये पेन आस्ता आस्ता खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सारे का सारा धुआं बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही आपको याद रखना है कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है, रिएक्टेंट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, रिएक्टेंट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो किस स्पीड से रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, ठीक है, किस स्पीड से रिएक्टेंट खत्म हो रहा है उसको भी हम स्पीड ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, और किस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी हम स्पीड ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम प्रोडक्ट की टर्म्स में भी बोल सकते हैं, रिएक्टेंट की टर्म में भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट खत्म होना स्टार्ट होता है टाइम के साथ। देखो जब हम रिएक्टेंट लेंगे टाइम आगे बढ़ेगा,
तो रिएक्टेंट आस्ता 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 करके टाइम के साथ खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट जो है कितना खत्म हो रहा है कितने टाइम में, उसको हम स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। और आपको पता है रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, तो कितना प्रोडक्ट बन रहा है टाइम के साथ, तो उसी को हम स्पीड ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। तो आप ये बोलोगे स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट की टर्म में भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट की टर्म में भी बोल सकते हैं। इतना अगर आपको नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेनी है, ये सिर्फ एक आउटलाइन था, ये सिर्फ एक आउटलाइन था, ठीक है। हमने इस चीज को इसके साथ कंपेयर किया, ठीक। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं यहां से कि हमने क्या पढ़ा। आपको बस इतनी चीज याद रखनी है कि जैसे गाड़ी चलती है तो हम क्या देखते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं स्पीड है गाड़ी की, ठीक। और जैसे रिएक्शन होती है तो हम क्या बोलते हैं, कितना रिएक्टेंट जो है टाइम के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ गाड़ी यहाँ से यहाँ जा रही है, हम बोलते हैं कितना रिएक्टेंट टाइम के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो उस रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई टाइम करेंगे तो यहाँ से हम रिएक्शन की स्पीड निकालते हैं। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टाइम के साथ कितना रिएक्टेंट खत्म हो गया। टाइम देखो ना, रिएक्टेंट खत्म होगा तो कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट खत्म हो गया, उसको भी हम स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और प्रोडक्ट बनता है तो कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बना, ठीक है, कितना प्रोडक्ट बना कितने टाइम में, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम किया इसी तरह कितना प्रोडक्ट कितने टाइम में बना, इसको हम स्पीड बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। अगर नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लिख के पढ़ेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी नहीं आया तो टेलीग्राम पे आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक। इसको हटाते हैं, फिर हम चलते हैं थोड़ी सी थ्योरी लिख के समझने की कोशिश करते हैं। और ये तो सिर्फ आउटलाइन है, हम रिएक्शन के ऊपर जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अप्लाई करेंगे, मतलब रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाता है वो भी हम सब कुछ सीखेंगे। अभी देखो अभी तो स्टार्टिंग है, आस्ता आस्ता आपको समझ में आएगा, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, आप टेंशन ले लो और लेक्चर देखना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं, आपको मैं वर्ड वर्ड समझाऊंगा, ठीक। इसको साफ करते हैं। अब देखो आपने एक दो पॉइंट्स लिखने, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट आप लिखो यहां, जो मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक। तो लिखोगे द रेट ऑफ रिएक्शन मींस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन मींस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और द स्पीड, और द स्पीड आगे लिखो विद विच द रिएक्शन टेक प्लेस, विद विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, ठीक। या फिर स्पीड ऑफ द रिएक्शन, इस चीज को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आप समझ लो इसको, देखो कुछ मुश्किल नहीं है। रेट ऑफ द रिएक्शन मींस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, जो अभी आपको मैंने समझा दिया। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन की स्पीड, ठीक। या फिर ऐसा बोल सकते हैं द स्पीड विद विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब किस स्पीड के साथ रिएक्शन हो रही है, उस चीज को भी हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सब लिखवाता हूं, फिर आप एक बार खुद पढ़ना, आपको समझ में आएगा। जो मैंने आपको यहां बताया ना वो लिखते हैं एक दो पॉइंट्स में, तो आप यहां ऐड करोगे जस्ट एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, जस्ट एज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है, व्हीकल ही बोलेंगे ना इसको, कुछ लोग व्हीकल बोलते हैं, आप व्हीकल बोल दो। जस्ट एज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज एक्सप्रेस्ड, इज एक्सप्रेस्ड, इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आगे पर यूनिट टाइम, ठीक। द स्पीड आगे कॉमा डाल के लिखो, द स्पीड और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन,
आगे लिखो एक्सप्रेस्ड, यहां मैं लिख देता हूं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। ना लिखो, यहां लिख देता हूं इधर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज ठीक है, लिख लो ये। देखो, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन ईदर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, is the concentration of प्रोडक्ट्स, ठीक है, पर यूनिट टाइम। ठीक, देखो बाहर से कोई बुला रहा था, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, आप डिस्टर्ब नहीं होना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो आपको ये लिखना है, देखो लिखने के बगैर कोई चारा नहीं है, लिखना तो पड़ेगा ही, ये लिखना है आपको, ठीक है। आगे यहां एक लाइन और लिख लो, फिर समझते हैं। हेंस द रेट ऑफ अ रिएक्शन may be defined as may be defined as ठीक। तो एक लाइन आपको और ऐड करनी पड़ेगी, फिर आगे चलते हैं हम के मेरा मकसद जो है वो तब ही पूरा होगा अगर मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा, क्योंकि आप छोटे हो, आपको भी पता नहीं है, ठीक, लेकिन मुझे पता है आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं इज डिफाइंड एज, ये आपको लिखनी है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज द चेंज, द रेट ऑफ अ रिएक्शन is the change in the concentration, is the change in the concentration, change in the concentration of any of the reactants, of any of the reactants, ठीक है, are products पर यूनिट टाइम, ये आपको लिखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने मेरे साथ साथ ये लिखा होगा, इतना टाइम इसलिए वेस्ट कर रहा हूं कि आप साथ साथ लिखो, ठीक है। अब हम समझते हैं यहां लिखा क्या है, असल में इसका मतलब है क्या। एक बार कैमरा फोकस, देखो लिख लो इसको, थोड़ा पानी जरूरी है, पानी पी लेना चाहिए, ठीक है। देखो आपको मैंने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, पहले आप सोल्यूशन चैप्टर पढ़ लो, फिर आप इस चैप्टर पे आना, ठीक। देखो जो चीजें सोल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाई वो चीजें इस चैप्टर में यूज होंगी, ठीक। तो केमिस्ट्री आपको इसीलिए समझ में नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, उसका रीजन यही होता है कि आप सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ते, ठीक। तो देखो पहले सोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ यूज होंगी, तो अगर आप सीधा इस चैप्टर पे आओगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो सोल्यूशन चैप्टर में आपको मैंने समझाई थी, ठीक है। देखो आपको अभी मैंने क्या बताया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है जब, ठीक है, तो इसी को तो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, यही बताया मैंने आपको। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि हम क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। देखो जैसे ही मैं यहां बोल रहा हूं टाइम 0 है, ठीक, और फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूं टाइम 1 2 3
4 5 6 7 8 ऐसे सेकंड्स में आगे चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? देखो स्टार्टिंग में जब जीरो टाइम पे, जीरो टाइम का मतलब हो गया जैसे ही आपने रिएक्टेंट्स लिए, जैसे ही आपने रिएक्टेंट्स लिए, क्या उस टाइम डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएंगे? नहीं। ठीक, तो स्टार्टिंग में जब आप रिएक्टेंट लोगे तो रिएक्टेंट, अगर मैं मान लूं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी थी, 20 मोल्स थी, 20 मोल्स कॉन्सेंट्रेशन थी स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की। ठीक, अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, यही चीज मैंने आपको सोल्यूशन चैप्टर में समझाई थी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी समझाई थी, वो सब कुछ आपको समझाया। अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा यहां, आपको पहले वो पढ़ना पड़ेगा। देखो सपोज मैं मान रहा हूं कि हमने एक रिएक्शन ली जहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। ठीक, अच्छे से समझो। देखो हमने एक रिएक्शन ली जहां हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब टाइम जीरो था, मतलब जब टाइम जीरो का मतलब है हमने रिएक्टेंट्स को जस्ट लिया है। ठीक है, उसमें रिएक्शन अभी नहीं हुई है, तो जैसे लिया हमने रिएक्टेंट्स को, तो उस टाइम तो सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा, उस टाइम प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपको पता है कोई भी चीज जलाना वो एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो अगर मैं एक मार्कर को जस्ट आग लगाऊंगा तो उसी टाइम मार्कर जलेगा तो नहीं ना, अगर मैं थोड़ी सी आग लगा के बुझा दूंगा तो मार्कर जो है बच जाएगा, जलेगा नहीं। ठीक, तो जैसे ही आग लगाऊंगा ऐसे एकदम मार्कर जलेगा नहीं, मतलब उसी टाइम प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर मार्कर रिएक्टेंट है तो इसको मैं जलाऊंगा तो जैसे ही जलाऊंगा ऐसा ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आप बोलोगे स्टार्टिंग में जीरो टाइम पे सिर्फ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, सिर्फ रिएक्टेंट होता है। और मैं मान रहा हूं कि जब टाइम जीरो था हमने रिएक्टेंट कितना लिया, 20 मोल्स लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, 1 2 3 4 5 सेकंड, 6 7 8 सेकंड तक टाइम आगे जा रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि इस मार्कर को मैंने आग लगा दी, लगा के 5 7 सेकंड वेट कर रहा हूं, तो टाइम आगे चल रहा है, तो इसकी आग ज्यादा ज्यादा हो रही है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहां से धुआं बन रहा है, जो धुआं प्रोडक्ट है। ठीक है, धुआं क्या है, प्रोडक्ट है, वो बन रहा है। ठीक, तो वही चीज यहां अप्लाई करो। स्टार्टिंग में हमने रिएक्टेंट लिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 20 मोल्स लिए हमने रिएक्टेंट्स के। ठीक है, अब देखो जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट जितना लिया उतना ही था, 20 मोल ही था। अब जैसे जैसे यहां से टाइम 1 2 3 4 5 सेकंड ऐसे सेकंड में आगे जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप ये देखो जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या ऐसा होगा, सपोज टाइम जब 3-4 सेकंड हुए तो यहां प्रोडक्ट में कितना प्रोडक्ट बन गया, मतलब 5 मोल्स प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, रिएक्टेंट हमने लिया था 20 मोल, यहां से 5 मोल किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट कितना बचा, 15 मोल, 15 मोल बचा। प्रोडक्ट कितना बन गया, पहले 5 मोल्स बन गए। ठीक, अब देखो और टाइम आगे जा रहा है, सपोज ये काम मैंने 4 सेकंड पे किया, और टाइम आगे जा रहा है, सपोज आप 8 सेकंड पे देख रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं 8 सेकंड पे क्या हुआ, 8 सेकंड पे क्या हुआ कि 5 मोल और कन्वर्ट हो गए इसमें, तो 8 सेकंड बाद देखो 4 सेकंड बाद क्या हुआ, 4 सेकंड बाद क्या हुआ, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सिर्फ रिएक्टेंट था, ऐसे यहां नीचे लिख के समझते हैं। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ रिएक्टेंट था, और कितना था, 20 मोल्स था। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना था, प्रोडक्ट कितना था, 0 था स्टार्टिंग में। ठीक, और जब टाइम हो गया 4 सेकंड, 4 सेकंड टाइम पे क्या हुआ, रिएक्टेंट हो गया 15 मोल्स, और 5 मोल इसके किस में कन्वर्ट हो गए, 5 मोल कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट हो गया 5 मोल्स। अब और टाइम बढ़ रहा है, 8 सेकंड हो रहे हैं, टाइम और आगे जा रहा है, 8 सेकंड हो रहे हैं, तो इस टाइम रिएक्टेंट में बोल रहा हूं, रिएक्टेंट हो गया 10 मोल। ठीक, और 10 मोल हो गया तो 5 मोल यहां से निकल गया ना। देखो 10 मोल कैसे होता है, आपको पता है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट कम होता रहता है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट कम होता रहता है। ठीक, तो आपको से मैं बोल रहा हूं 8 सेकंड हुए, तो ये जो 15 मोल यहां बचा था रिएक्टेंट 4 सेकंड पे, यहां से आगे टाइम चलता गया, 8 सेकंड बाद रिएक्टेंट 10 हो गया, और यहां से 5 मोल और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो प्रोडक्ट 10 मोल हो गया। ठीक है, और टाइम देखो 10 सेकंड में मैं बोल रहा हूं यहां से रिएक्टेंट जो है वो यहां से 5 मोल और चले गए, इसके 5 मोल और कम हो गए, यहां से 5 मोल और प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट 15 मोल बन गया। ठीक, अब मैं मान रहा हूं कि 20 सेकंड जब हो गए, ठीक है, अब यहां आपको दिखेगा ही नहीं, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहां से ऊपर, ऐसे समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं जब 20 सेकंड हो गए उस टाइम रिएक्टेंट बिल्कुल खत्म हो गया, रिएक्टेंट 0 हो गया, और प्रोडक्ट बन गया 20 मोल्स, मतलब पूरे का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब पहले 20 मोल रिएक्टेंट था, 20 सेकंड बाद पूरे का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, 20 सेकंड बाद यहां प्रोडक्ट 20 मोल बन गया। ठीक,
अब अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करो तो आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखेगी। यहां से आपको ये दिखेगा जो मैंने आपको पहले ही बताया। देखो एक बात तो आ गई यहां कि पहले हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ली थी 20 मोल्स, ठीक है, 20 मोल्स ली थी, ठीक। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट की तो रिएक्टेंट 20 मोल ही था, प्रोडक्ट कुछ नहीं था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो जीरो टाइम था जब तो रिएक्टेंट 20 था, प्रोडक्ट जीरो था, ठीक। 4 सेकंड के बाद रिएक्टेंट 15 हो गया, 20 से घट के 15 हो गया, प्रोडक्ट 5 हो गया, ठीक। 8 सेकंड के बाद 15 से घट के रिएक्टेंट 10 मोल हो गया, प्रोडक्ट 10 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो 10 सेकंड बाद रिएक्टेंट और घट के 5 मोल हो गया और प्रोडक्ट 15 मोल हो गया, ठीक है। अब आप अगर इसको सही से ऑब्जर्व करो तो आपको यह दिखेगा कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है। देखो रिएक्टेंट पहले 20 मोल लिया था, जब रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ ना, तो रिएक्टेंट आस्ता 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 करके घट रहा है, ठीक। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं इस पेन को आग लगा दूं, ठीक, तो स्टार्टिंग में तो पूरा पेन होगा हमारे पास, जैसे 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 टाइम तक, कुछ टाइम तक आग लगा के रखेंगे, 10 15 20 सेकंड बाद ये पूरे का पूरा पेन जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब ये रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर उस जो धुआं यहां से निकलेगा उसको अगर हम इकट्ठा कर लें कहीं तो वो प्रोडक्ट है, तो वो मिल जाएगा हमें, ठीक। वैसा ही है, आपको बस इतना देखना है कि रिएक्शन हो रही है, तो ओवरऑल यहां हो क्या रहा है, यहां ये हो रहा है कि रिएक्टेंट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, ठीक है। और इस कॉन्सेंट्रेशन जब रिएक्टेंट की घट रही है, आस्ता 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 करके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, और वो किसके साथ हम चेक कर रहे हैं, उसको टाइम के साथ चेक कर रहे हैं कि 0 सेकंड से 4 सेकंड रिएक्शन गई, 8 सेकंड 10 सेकंड, टाइम के साथ कंसंट्रेशन घट रही है रिएक्टेंट की, ये आपको याद रखना है। और देखो साथ साथ जैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जरा चेक करो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है। देखो पहले प्रोडक्ट 0 था, फिर टाइम के साथ प्रोडक्ट 5 हो गया, फिर टाइम के साथ प्रोडक्ट 10 हो गया, फिर टाइम के साथ प्रोडक्ट 15 हो गया, फिर 20 हो गया। तो आपको यह दिखेगा कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है टाइम के साथ, इसी तरह जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इतना समझ में आया आपको, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो देखो यही होता है एक रिएक्शन के अंदर, ठीक। तो यहां से ही हम स्पीड की बात कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का घटना, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है टाइम के साथ, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि गाड़ी चल रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है टाइम के साथ, तो उससे हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। अब देखो रिएक्शन चल रही है तो हो क्या रहा है, रिएक्टेंट आस्ता 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 टाइम के साथ घट रहा है, ठीक। रिएक्टेंट टाइम के साथ घट रहा है, तो रिएक्टेंट घट रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो क्या हम इसको स्पीड नहीं बोल सकते, तो बोल सकते हैं ना स्पीड क्या होती है। तो आप ऐसा बोलोगे रिएक्टेंट का आस्ता 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 घटना टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट का घटना। आप ऐसा बोल सकते हो कि कितना रिएक्टेंट कम हुआ टाइम के साथ, या फिर ऐसा बोल सकते हो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई टाइम के साथ। इस चीज को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये तो हमने रिएक्टेंट के टर्म्स में बोला, आपको पता है कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर चलते हैं, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट घट रहा है तो टाइम के साथ घट रहा है, वैसे वैसे प्रोडक्ट भी तो बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में बोलूं, मैं बोलूंगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, इस चीज को हम बोलेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक। और मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है टाइम के साथ, मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम, या फिर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो समझ में आया आपको क्या होती है स्पीड, रिएक्टेंट का टाइम के साथ घटना या फिर प्रोडक्ट का टाइम के साथ बढ़ना, ठीक है। इसी चीज को हम स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्टेंट के टर्म में भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर ही तो चलते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि स्पीड ऑफ रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। अब ये जो थ्योरी लिखी है, इस थ्योरी को आप पढ़ोगे तो आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे। देखो यहां लिखा है जस्ट एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे हम किसी गाड़ी की स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में किया, इसी तरह हम क्या करते हैं द स्पीड और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हम क्या करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड, या फिर जिसको रेट स्पीड एक ही चीज है, ठीक है। द स्पीड और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखो या तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है ना,
पर यूनिट टाइम, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो देखो वही यहां मैंने लिखा है कि द स्पीड और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इधर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक बार पढ़ो समझ में आएगा। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या तो हम इसको किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है पर यूनिट टाइम, ठीक, या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ठीक, तो मैंने मिला के लिख लिया है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, इतना आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से फिर पूछ सकते हो, एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ो। ठीक है, एक बार दिमाग में पढ़ो अच्छा डेफिनेशन। ठीक, देखो आपको मैंने बता ही दिया ना सब कुछ, क्या कोई मुश्किल नहीं है। एक बार फिर पढ़ो, स्पीड और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या तो इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और कंसंट्रेशन होता क्या है, जो आपको मैंने पहले ही पढ़ाया है, जैसे यहाँ 20 मोल कंसंट्रेशन थी, घट रही है, वहां पहले 0 था, बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना या फिर टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बढ़ना, इसी चीज को तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन की स्पीड। इसी चीज से हम निकालेंगे रिएक्शन की स्पीड। ठीक है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना टाइम के साथ, इस चीज को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल है, अभी हम रिएक्शन के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, टेंशन फ्री रहो आप। अब देखो यहां मैंने लिखा है हेंस द रेट ऑफ अ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज, इसको जनरली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इतना भी लिख लोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये वही चीज है, उसी को हमने यहां थोड़ा सा ऐसे लिखा है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन is the change in the concentration of any of the reactants or products per unit time। अब आप ये मुझे ये बताओ, देखो जब रिएक्टेंट, देखो अगर मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ना, मुझे फिर टाइम भी चाहिए ना एक्सप्लेन करने के लिए, फिर उतना लेक्चर लेंथी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं तो फिर उस हिसाब से लेक्चर भी लेंथी हो जाएगा। ठीक, तो देखो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा ना, फिर एक लेक्चर को 2 दिन लगाओ। टोटल इस चैप्टर के 7 लेक्चर्स मैंने प्लान कर लिए हैं। ठीक है, 7 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8th लेक्चर में हम पीवीसी क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक, देखो यहां अगर आप ये जो मैंने बनाया ये आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज। तो ओवरऑल यहां क्या हो रहा है, क्या यहां चेंज हो रही है, देखो क्या यहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, क्या यहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ना। कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ। देखो यहां 0 था, 4 था, 8 था, 10 था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। सपोज 0 पे 20 थी, 4 सेकंड पे 15 हो गई, 8 सेकंड पे 10 हो गई, 10 सेकंड पे 5 हो गई, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ चेंज हो रही है। पहले 0 थी, फिर टाइम बढ़ा, 4 सेकंड हो गया, फिर 5 हो गई कंसंट्रेशन, 5 मोल्स हो गई। अब और टाइम बढ़ा तो 10 हो गई, और बढ़ा तो 15 हो गई। ठीक है, अब आप अगर इस डेटा को या फिर जिसको हम डाटा बोल देते हैं, कभी डेटा बोलते हैं, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो तो आपको 2 चीजें दिख रही हैं। एक तो ये चीज जो मैंने आपको बता दी पहले, उस टर्म में आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हो कि कंटिन्यूसली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना, इसको भी रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। या ऐसा बोल सकते हो कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। देखो 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, और प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। इस टर्म में भी आप एक रिएक्शन की स्पीड को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो वही मैंने यहां लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या फिर किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज होना टाइम के साथ। ठीक है, इस चीज को भी हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, पढ़ो एक बार, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। मतलब जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का टाइम के साथ चेंज होना या फिर किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का टाइम के साथ चेंज होना, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, इतना सिंपल है। अब आप
यहां से एक मैथमेटिकल चीज बाहर निकाल के लेके आ सकते हो। वो चीज है, हम यहां एक रिएक्शन लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए, किसी हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमारे पास है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ये हमने एक हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, हमने अपनी तरफ से बना ली है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? तो आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आर ऐसा भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। देखो उसी चीज को मैंने फार्मूला में भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक, जो इतना यूजफुल नहीं है। आगे और फार्मूले हम बनाएंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी। तो आप बोलोगे किसी भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन आर के लिए जो हमने यहां पढ़ा उसका हमने फार्मूला भी बना लिया। यही हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट की टर्म में भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट की टर्म में भी बोल सकते हैं। रिएक्टेंट की टर्म में बोलेंगे तब भी रेट होगा, प्रोडक्ट की टर्म में बोलेंगे तब भी रेट, रेट मतलब स्पीड। ठीक, अब देखो यहां मैंने क्या लिखा है कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आर से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? वही चीज, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, मतलब इस रिएक्शन के लिए आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना टाइम के साथ, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल का मतलब है कितने टाइम में, ठीक है, टाइम के साथ। ठीक, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मैंने लिख लिया इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ऐसे हम रेट ऑफ द रिएक्शन को फार्मूला में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो मैंने यहां लिखवाया उसको हमने फार्मूला में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो इसको हम हटाते हैं। ठीक है, फिर हम आगे थोड़ा सा और चलते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक, हटा दें इसको, लिख लो अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। तो अब आप लिखो आगे, बिल्कुल सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक, तो देखो अभी आप एक दो पॉइंट्स लिख लो। अभी हमने जो पढ़ा ना उसके बाद ही आपको ये लिखना है, उसके नीचे लिखना है। ठीक, तो आप लिखो, अभी हम एक मैथमेटिकल टाइप बनाते हैं ना क्वेश्चन। लिखो इफ R1, और ये ब्रैकेट जरूर लगाना है। ठीक, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है कॉन्सेंट्रेशन को, और कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी को। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है आपको सोल्यूशन चैप्टर में बताया था। तो देखो इफ R1 एंड P1 ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? ये उसी हाइपोथेटिकल रिएक्शन R से P के लिए लिख रहे हैं जो आपने अभी लिखी। ठीक है, उसी रिएक्शन के लिए हम लिख रहे हैं कि अगर R1 एंड P1 रिप्रेजेंट द concentration of the reactant, the concentration of reactant and product। ठीक है, reactant and product respectively at टाइम t1। ठीक है, एट टाइम t1। ये t1 को ब्रैकेट में नहीं रखना है, ऐसे लिख लो। ठीक, एंड यहां मैं लिख देता हूं एंड R2 एंड P2 रिप्रेजेंट the concentration of reactant and product at T2, टाइम T2। ठीक, इतना लिखो।
ठीक है, देखो इस चीज को समझते हैं। ये रिएक्शन हमने जो लिखी थी ना अभी, ये उसी रिएक्शन के लिए बात हो रही है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं मान रहा हूं कि टाइम टी वन टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 थी, ठीक। और T2 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2 थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2 थी, ठीक, ये था, ठीक है। ये मैंने ये चीज यहां लिखी है, देखो, इफ R1 एंड P1 रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली एट टाइम T1, मतलब अगर T1 टाइम पे कंसंट्रेशन R1 और P1 ने, ये कंसंट्रेशन की ब्रैकेट ये होती है। देखो इस ब्रैकेट का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है ये, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन, ठीक। देखो, इफ R1 एंड P1 रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट T1 और R2 एंड P2 रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट टाइम T2, मतलब टाइम T1 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 ने और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P है, और जब टाइम T1 से T2 हो गया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2 हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2 हो गई, ठीक। क्योंकि आपको पता है जब रिएक्शन होती है तो कंसंट्रेशन में चेंज होती रहती है। किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होती रहती है टाइम के साथ, ठीक है, होता है। अभी हमने देखा कैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रही थी, कैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रही थी, ठीक है। तो अब अगर टाइम T1 ने, तो T1 टाइम में से जब टाइम T2 हो जाएगा, मतलब टाइम चेंज होगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी चेंज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज होगी, तभी ये लिखा है, ठीक। अब आप देखो यहां आप तीन चीजें लिखोगे, यहां लिख सकते हो देन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज क्या होगी, यहां मैंने लिखा है, अगर इफ, यहां से पढ़ना आप इसको, अगर R1 और P1 कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की है टेम्परेचर नहीं टाइम T1 पे, और R2 और P2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है टाइम T2 पे, तो उस टाइम हमें ये लिख दिया। अब देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी कुछ ना कुछ चेंज हो रही है, रिएक्टेंट R1 से R2 जा रहा है, प्रोडक्ट P1 से P2 जा रहा है, ठीक, टाइम T1 से T2 जा रहा है, हर किसी में कुछ ना कुछ चेंज हो रही है, ठीक। वही हम लिख रहे हैं कि अगर इफ यहां लिखा है ना, तभी यहां लिखा है देन, तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है किसके बराबर होगा, ठीक है, मैथमेटिकली। तो देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा R से। चेंज आपको पता है, फिजिक्स आपने पढ़ी है, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो डेल्टा R से रिप्रेजेंट करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R को, और ये किसके बराबर होगी, R1 से R2 जा रहा है ना, तो चेंज कितनी होगी, डेल्टा R इज इक्वल टू R2 की कंसंट्रेशन माइनस R1 की कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस R1, ये होगा, ठीक है, यही होगा ना। देखो ना, अगर मैं बोलूं मैं 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पे जा रहा हूं, ठीक है, मतलब 10 पॉइंट से 20 पॉइंट पे जा रहा हूं, तो चेंज कैसे निकालेंगे, 20 में से 10 को माइनस करेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो वही यहां मैंने लिखा है कि इसको डेल्टा R साथ ब्रैकेट लगा दो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक। देखो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने बस इतना लिखा है कि अगर टाइम T1 पे इतनी थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी थी, प्रोडक्ट की इतनी थी, T2 पे इतनी थी, तो ये एक्चुअल में जब T1 से टाइम T2 हो रहा है तो सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। वो चेंज कैसे हो रहा है वो हमने पहले देखा था, ठीक। ये हम जनरल केस बना रहे हैं। तो यहां देखो, यहां भी वही लिखा है, तो यहां मैंने लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो रिएक्टेंट R1 से R2 जा रहा है, तो चेंज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा से, डेल्टा R कितना होगा, R2 माइनस R1, ये होगा, ठीक। और दूसरी चीज लिखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज कैसे होगी, डेल्टा P लिखेंगे उसको। देखो प्रोडक्ट को P से रिप्रेजेंट किया ना रिएक्शन में, तो इसकी चेंज को हम, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रही है, P1 से P2 जा रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डेल्टा P से। डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आएगा, जैसे हमने R2 माइनस R1 किया था, इसी तरह हम यहां क्या करेंगे, P2 माइनस कंसंट्रेशन P2 माइनस P1, ठीक, ये होगा, ठीक है, ये होगा और कुछ नहीं। डेल्टा P कितना होगा, P2 माइनस P1 नहीं होगा ना, देखो ना,
जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि पहले प्याज का रेट यहां 10 रुपए था, 1 किलो प्याज का रेट 10 रुपए था, फिर 1 किलो प्याज का रेट 20 रुपए हो गया, तो रेट कितना चेंज हुआ? देखो पहले 10 था 20 हो गया, तो रेट बदल गया ना, रेट चेंज हो गया। तो कितना चेंज हुआ? 10 रुपए चेंज हुआ। उसको कैसे निकालेंगे? 20 में से 10 को माइनस करेंगे, ऐसे निकालेंगे ना। वही चीज मैं यहां बोल रहा हूं आपको कि अगर रिएक्टेंट की पहले कंसंट्रेशन इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो चेंज कैसे होगी? R2 माइनस R1। तो प्रोडक्ट की पहले P1 थी, बाद में P2 हो गई, तो चेंज कितनी होगी? P2 माइनस P1। इसी तरह आप मुझे बताओ चेंज इन टाइम क्या होगा? ठीक है, टाइम इंटरवल क्या होगा? टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, या फिर आप इसको चेंज इन टाइम में लिख सकते हो। टाइम इंटरवल का मतलब है कितने टाइम में, उसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, उसको हम टाइम इंटरवल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चेंज इन टाइम कितना होगा? टाइम कितने से कितना हुआ? T1 से T2 हुआ, तो चेंज इन टाइम होगा T2 माइनस T1। क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, हमने वही जो रिएक्शन ली थी उसमें चेंजेस देखी थी, ठीक है, जो आपके दिमाग में मैंने बिठाने की कोशिश की, उसी को हम कुछ मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस इक्वेशन को हम अप्लाई कर पाएंगे कहाँ? इसी रिएक्शन के ऊपर। ठीक, तो देखो ये हमने लिख दिया कि अगर ये ऐसा है तो फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? इसके बराबर। और चेंज इन टाइम किसके बराबर होगा? इसके बराबर। और इसको रिप्रेजेंट इससे करना है, इसको इससे रिप्रेजेंट किया, इसको इससे रिप्रेजेंट किया। ये आप याद रखना कि डेल्टा आर क्या होता है। ठीक, R2 माइनस R1, P2 माइनस P1 ये होता है। ठीक, अब देखो आगे, ये हमने अगर लिख लिया तो आप ऐसा लिख सकते हो, therefore the rate of a reaction in terms of reactant or product, ठीक है, will be written as, will be written as। देखो अभी मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन की फाइनल डेफिनेशन क्या लिखवाई थी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज होना टाइम के साथ, या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज होना टाइम के साथ, यही बताया था। तो अब उसी चेंज को हमने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज होना टाइम के साथ, तो वो हमने लिख दिया, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेल्टा आर, टाइम के साथ डेल्टा टी। अब देखो चेंज होना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज होना टाइम के साथ, उसको हमने लिख लिया, देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज को लिख दिया डेल्टा पी, और टाइम को लिख दिया डेल्टा टी, लिख दिया ना। तो यहां मैंने लिख दिया है देयरफॉर द रेट ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। हम रेट ऑफ अ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? तो यहां आप लिख सकते हो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट हम कैसे लिखेंगे? जो हमने रिएक्शन यहां लिखी है, यहां जब हम रिएक्शन का रेट देखेंगे तो आपको पता है क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यही हमने डेफिनेशन लिखी थी। तो आप यहां लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यही लिखा था, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, यही लिखा था ना उधर। देखो मैंने फार्मूला में डिक्रीज और इंक्रीज लिख दिया, डिक्रीज और इंक्रीज लिख दिया फार्मूला में। अब आपको ये तो पता ही है डिक्रीज और इंक्रीज का मतलब चेंज ही हो गया ना। मैंने जब पहले फार्मूला आपको बनवाया था, वहां मैंने क्या लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। लेकिन डिक्रीज और इंक्रीज को हम चेंज ही तो बोलते हैं, और कुछ नहीं बोलते। तो वही जो चेंज है उसको हमने यहां से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक, चेंज को हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज क्या आई, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमने डेल्टा आर बोल दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हमने डेल्टा पी बोल दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ये हो सकता है, या फिर ये टी कैपिटल नहीं टी स्मॉल आएगा। ठीक, या फिर इज इक्वल टू करके लिखो, मतलब या तो इसको रेट बोलते हैं, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यही होता है। देखो ये हमने कहां से निकाला, आपको समझ में आया ये कहां से आया? ठीक है, ये हमने कहां से लाया? देखो अभी तो स्टार्टिंग है चैप्टर की, बहुत कुछ आप सीखोगे। हमने एक रिएक्शन को लिया, उसको तोड़ तोड़ के समझा।
ठीक है, हमने ओवरऑल देखा कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। जब रिएक्शन की स्पीड किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज होना टाइम के साथ और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज होना टाइम के साथ। तो जो चेंज आ रही है उस चेंज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रही है उसको हमने यहाँ डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर दिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रही है उसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर दिया, और टाइम में जो चेंज आ रही है उसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फाइनली हमने फार्मूला ये बना लिया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये रिएक्शन है, इसके लिए लिख रहा हूं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी विद टाइम। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, चाहे आप इसकी टर्म में लिखो चाहे इसकी टर्म में लिखो, ये इज इक्वल टू का मतलब है चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही रेट है। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसमें एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आपको पता है? क्या पता है आपको पता है जब रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, रिएक्टेंट की जो टर्म होती है जब हम रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखते हैं तो माइनस लगा देते हैं इसके साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, तो ये माइनस क्या शो करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। ठीक, ओवरऑल सब कुछ कनेक्टेड है। मैंने जो आपको पहले फार्मूला लिखाया था उसमें यही लिखा था ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब देखो यहां मैंने आपको लिखाया चेंज, तो चेंज कैसे हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, घट रही है, तो इसीलिए यहां माइनस लगा दिया। अब देखो यहां से आपको समझ में आएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या फिर इसको बोल सकते हो चेंज हो रही है रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, माइनस का मतलब यही है कि रिएक्टेंट घट रहा है, और इसके साथ क्या लगाओगे, प्लस लगा दो, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है टाइम के साथ, तो आप लिख सकते हो प्लस डेल्टा पी अपॉन टी। तो ऐसे हम लिखते हैं किसी रिएक्शन का रेट। ठीक है, अब देखो बुक में आपको यहां माइनस तो लगाया होगा, यहां प्लस नहीं लगाया होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम 2 लिखें तो हमें पता है कि ये +2 है। ठीक, अगर हमें -2 बनाना होता है तो फिर हम माइनस लगाते हैं तो हमें पता चलता है माइनस है। ऐसे कुछ भी लिख दो तो वो प्लस का ही है ना, वो तो प्लस का ही है। तो अगर माइनस नहीं यहां लगा होगा, प्लस नहीं लगा होगा, तो आपको समझ लेना है प्रोडक्ट की चेंज जो है टाइम के साथ ये क्या है, इसके साथ प्लस आता है। क्यों? कि रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। तो अब यहां से ओवरऑल देखो चेंज हमने यहां लिख दी, तो चेंज का मतलब यहां क्या है, ये एक्चुअल में डिक्रीज को शो कर रहा है। ये माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है, जब रिएक्शन होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है टाइम के साथ, इसीलिए हमने यहां माइनस लगाया है। माइनस ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ घट रहा है, ठीक, और प्लस ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट के टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो अब आप ये समझो जो हमने पहले फार्मूला लिखा था, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, क्या वो और ये सेम है? बिल्कुल सेम है, प्लस और माइनस से हमें समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये हमने चेंज क्यों लिखा, चेंज का भी मतलब वही है, आपको समझ में आ गया। चेंज तो वही है ना, डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल तो चेंज ही हो रहा है। तो इसको हमने चेंज फार्मूला बनाने के लिए लिखा, ये हमारा हो गया रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखा जाता है, हमारे पास अगर ये रिएक्शन है तो उसके लिए रेट ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिकल टर्म्स में। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, इतना लिख दो, साथ में माइनस लगा दो, तब भी वो रेट ऑफ रिएक्शन ही है, तब भी वो स्पीड ऑफ रिएक्शन ही है। अगर सिर्फ ये लिखोगे तब भी वो स्पीड ऑफ रिएक्शन ही है। दोनों को बराबर इसलिए लिखते हैं कि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू करके लिख देते। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या रेट जो है वो नेगेटिव हो सकता है? रेट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, क्या रेट नेगेटिव हो सकता है? तो रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड। क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं, यहां से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे इस टर्म से तो ये नेगेटिव आएगा, आपने नेगेटिव साथ में लगा दिया। ऐसा नहीं, दो चीजें आपको समझनी है। पहले चीज समझनी है कि यहां नेगेटिव इसलिए लगाया है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती है, इस चीज को नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर हमारे पास जब हम किसी रिएक्शन के लिए ये वाली टर्म्स निकालते हैं ना, ये वाली टर्म्स निकालते हैं, तो ये वाली टर्म खुद नेगेटिव आती है, ये टर्म खुद नेगेटिव आती है। ठीक, जब हम ये टर्म किसी रिएक्शन के लिए निकालते हैं ये टर्म नेगेटिव आती है। ठीक है, ये आपको जब हम आगे निकालेंगे ना आपको समझ में आएगा। देखो जब हम किसी रिएक्शन के लिए ये टर्म निकालते हैं तो ये आती है नेगेटिव, तो अगर हम यहाँ माइनस ना लगाएं तो ओवरऑल आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। फिर
फिर उसका मतलब हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए हम ये जो टर्म नेगेटिव आती है, इस नेगेटिव को फिर से नेगेटिव से मल्टीपल करके ओवरऑल प्लस की टर्म आ जाती है। यहाँ से समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं मैं? अगर हम किसी रिएक्शन के लिए ये टर्म कैलकुलेट करें ना इतनी, तो ये आती है नेगेटिव। ठीक है, क्यों नेगेटिव आती है? क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती है ना, तो घटने से ये टर्म नेगेटिव आती है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन तो नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम जो ये नेगेटिव टर्म आती है इसको एक और माइनस से मल्टीपल करके इस ओवरऑल टर्म को प्लस बना देते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में होता है। स्पीड ऑफ रिएक्शन कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, ये टर्म माइनस आती है, इसलिए हम एक और माइनस लगा देते हैं ताकि माइनस इंटू माइनस करके ओवरऑल आंसर, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हमारा प्लस में आ जाए। ठीक, इतना आपको समझना है। और दूसरा ये भी ऐसा भी बोल सकते हो, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है। ठीक, इतना आपको समझना है। एक दो चीजें लिख लो यहां, फिर हम कुछ रिएक्शंस लेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन वाली चीज को अप्लाई करेंगे। ठीक, तो आप एक पॉइंट यहां ये लिख लो, यहां से इसको कर देता हूं, ये फार्मूला है। एक लिख लो कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स यहां लगाई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मोलर कॉन्सेंट्रेशन। एक पॉइंट लिख लो, स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या एक्सप्रेस करती है? एक्सप्रेस मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहां आप इसको कैसे पढ़ोगे? डेल्टा का मतलब है चेंज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, ऐसे पढ़ोगे, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। यहां पढ़ोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी। ये ब्रैकेट का मतलब ही क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रही है मोलर कॉन्सेंट्रेशन को। एक चीज आप ये याद रखोगे, दूसरी चीज आप याद रखोगे कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन विद, या फिर ऐसे लिख लो, नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट concentration of reactants is decreasing with time. ठीक, डिक्रीजिंग विद टाइम। और पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है? आप लिख सकते हो, पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक, तो आपको मैंने अभी जो पहले फार्मूला लिखाया था ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्या वो फार्मूला और ये फार्मूला सेम है? तो एग्जैक्टली सेम है। हमने लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, और चेंज कैसे हो रही है? चेंज देखो, चेंज घट के भी हो सकती है, बढ़ के भी हो सकती है। यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। ठीक है, इसके साथ माइनस लगाया है, तो यहाँ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई टाइम या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं। और ये बता दिया स्क्वायर ब्रैकेट क्या किस चीज को एक्सप्रेस करती है? कंसंट्रेशन को। नेगेटिव साइन का मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के साथ जो लगा हुआ है तो मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान बढ़ती है। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको करते हैं साफ। ठीक, कुछ रिएक्शंस के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लिख लो इसको, फिर हटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। या फिर एक काम कर लो, आप यहां सीधा सीधा एक इस रिएक्शन के लिए रेट लिख के बता दो यहां। ठीक है, हमारे पास रिएक्शन है PCl5, यहां से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। ठीक, ये एक हमारे पास रिएक्शन है। ठीक, आपसे कोई बोल दे इस रिएक्शन का रेट लिख के बताओ, मैं आपको लिख के बताता हूं, बस यही अप्लाई करना है और कुछ नहीं। ठीक, बस वहां रिएक्टेंट आर था, यहां रिएक्टेंट क्या है, ये प्रोडक्ट्स क्या है ये। ठीक, ठीक है, और जब हमने फाइनल डेफिनेशन लिखी थी हमने ये लिखा था किसी भी रिएक्टेंट की चेंज विद टाइम या फिर किसी भी प्रोडक्ट की चेंज विद टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो वही यहां अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट लिखना आपको आना चाहिए। तो आपको पता है ये रिएक्टेंट है यहां, तो डेल्टा, ये देखो रिएक्टेंट है ना, डेल्टा रिएक्टेंट बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा रिएक्टेंट क्या चीज है? PCl5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ऐसे लिखेंगे। और इसके साथ
पहले ऐसे लिखो, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं। देखो ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट की टर्म में भी लिखेंगे ना साथ में इज इक्वल टू करके, तो यहां कैसे लिखेंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पीसीएल थ्री डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, देखो ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, तो आप लिखोगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहां से आपको ये प्रूफ होगा कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज विद टाइम या फिर किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज विद टाइम, उसी को ही हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो पहले आपने हर किसी रिएक्शन के लिए, केमिकल काइनेटिक्स में जो भी रिएक्शन आई, हर किसी रिएक्शन के लिए पहले आपको रेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखो ये रिएक्शन है, इसमें एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, तो देखो रिएक्टेंट की टर्म में ये लिखा, प्रोडक्ट को उठा के ये लिख दिया। देखो ना, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी मतलब डेल्टा रिएक्टेंट बाई डेल्टा टी, तो देखो डेल्टा रिएक्टेंट बाई डेल्टा टी। यहाँ देखो डेल्टा प्रोडक्ट बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा प्रोडक्ट PCl3 बाई डेल्टा टी, और ये भी प्रोडक्ट है डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा टी। अब साइन कैसे लगाओगे, साइन लगाओ, साइन के बगैर गलत है, साइन तो लगाना पड़ेगा ना, ये इज इक्वल टू है। देखो ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट रिएक्शन के साथ डिक्रीज होता है, तो इसके साथ माइनस साइन आएगा। ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो ये टाइम के साथ इंक्रीज होंगे, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ये हो गया इस रिएक्शन का रेट। तो किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो आप पूछ सकते हो। अब आपसे मैं एक बोलूं कि आप इस रिएक्शन का रेट लिख के बताओ, H2 प्लस O2 यहां से बन रहा है H2O2, इसका रेट लिखो, जल्दी लिखो, बिल्कुल सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रेट कैसे लिखा जाएगा, रेट को कहां लिखें, लिखो आप, देखो यहां लिखते हैं, देखो दो रिएक्टेंट हैं, तो डेल्टा, देखो इसको देख के लिखना, डेल्टा रिएक्टेंट बाई डेल्टा टाइम, तो डेल्टा पहला रिएक्टेंट H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक, इज इक्वल टू दूसरा रिएक्टेंट ये वाला है, तो डेल्टा दूसरा रिएक्टेंट O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक, ये अब इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है H2O2, तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये हो गया। देखो यहां डेल्टा टी लिखा है, नीचे लिख लेना आप, कुछ नहीं है, सिंपल है। अब आपको ये पता है ये हमने क्या लिखा है, इस रिएक्शन का रेट, इसको पढ़ते कैसे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद टाइम, तब इसको भी रेट बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद टाइम, इसको भी रेट बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद टाइम, इन तीनों में से किसी एक को ले लो, वो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। बस साइन लगाना नहीं बोलना, दोनों रिएक्टेंट हैं तो दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी, कुछ इसके साथ और इसके साथ माइनस आएगा। H2O2 प्रोडक्ट एक कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसके साथ प्लस आएगा। ये है क्या चीज, एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, इतना सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक, ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, और ये जो ब्रैकेट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कंसंट्रेशन। तो पढ़ते कैसे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद टाइम, तो यही तो होता है। ठीक है, यही तो होता है रेट, और तो कुछ नहीं। ठीक, अब देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें, देखो इन रिएक्शंस के अंदर एक चीज कॉमन है, यहां जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तीनों में 1 1 है। इसमें देखो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी, तीनों में 1 1 है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, जैसे मैं बोलूं कार्बन प्लस O2 करके हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब देखो इधर 2 आ गया, बैलेंसिंग करने के बाद इधर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इधर भी 2 आ गया, इधर 1 है। ऐसी रिएक्शंस का रेट कैसे लिखते हैं वो आपको अभी आगे समझ में आएगा। ठीक, अभी आप सिर्फ इनका ऐसी रिएक्शन का रेट लिखना सीख जाओ जिसमें 1 1 है। अभी इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको वो आगे समझाऊंगा कि वो कैसे कैसे होता है। उसके लिए फाइनली हम एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे कि जहां अगर ये कोफिशिएंट आता है तो उसके लिए रेट को कैसे लिखा जाता है। ठीक, मुझे उम्मीद है इतना जितना आपको पढ़ाया इतना आपको समझ में आया होगा। तो पहले हम आगे चलते हैं आस्ता आस्ता करके, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लाए हुए हैं। ठीक है, तो हटा दें इसको। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो अभी आप लिखो, इसी में एक टॉपिक है छोटा सा, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यूनिट्स, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा। ठीक, तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं, रेट किसी भी रिएक्शन का जब हम लिखते हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू
क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है और कुछ नहीं है, ठीक है, यही है ना। कैसे लिखते हैं हम, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, यही ऐसा ही लिखते हैं, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा लिखते हैं। अब देखो, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो चाहे प्रोडक्ट की हो, है तो ये कंसंट्रेशन ही, और नीचे है तो टाइम ही, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली कंसंट्रेशन अपॉन टाइम में लिखते हैं। और कंसंट्रेशन जो यहाँ होती है वो क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया, होती है मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी होती है। और अगर आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स, ये यूनिट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो इसको अगर हम यहां से निकालेंगे तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, ऐसे होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। अब देखो ये सेकंड के अंदर यूनिट है, अगर टाइम को हम मिनट में भी ले सकते हैं तो फिर क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई सेकंड को अगर हम मिनट में ले लें तो फिर कुछ ऐसा आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ऐसा आएगा। देखो इनवर्स का मतलब ऐसे भी पढ़ते हैं ना, इसको मोल पर लीटर पर सेकंड भी पढ़ते हैं, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड पढ़ते हैं, इसको मोल पर लीटर पर मिनट भी पढ़ते हैं, या फिर अगर टाइम का यूनिट और आ जाएगा तो मोल पर लीटर पर और ऐसे भी पढ़ेंगे। अब आपको यह भी पता है कि इतने यूनिट को हम एम भी बोल देते हैं, मोलैरिटी का इतने यूनिट को मोलर भी बोल देते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने सोल्यूशन चैप्टर में बताया था। अगर इतने को मोलर बोल देंगे तो ऐसे एम सेकंड इनवर्स, ये भी इसका यूनिट हो सकता है, एम मिनट इनवर्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, देखो एम का मतलब है मोल पर लीटर, एम मोलर बोलते हैं ना, जैसे मोलर हमने मोलैरिटी की यूनिट को बोला था ना कि इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आप लिख लो, ठीक है। अब एक चीज और है कि इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस, जब हम गैसियस रिएक्शंस की बात करते हैं वहां हम प्रेशर को यूज करते हैं, प्रेशर इज यूज्ड, ठीक है, इन प्रेशर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन, इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जगह हम गैसेस के केस में प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो आप यहां लिख सकते हो, देखो इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस, जो गैसियस रिएक्शंस होती है यहां प्रेशर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर को यूज करते हैं। मतलब यहां हम रेट का यूनिट कैसे बताएंगे, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, और गैसेस में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिखते हैं डिवाइडेड बाई टाइम। इतना याद रख लेना है, गैसीज रिएक्शंस के केस में कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर को लिखा जाता है, कंसंट्रेशन को प्रेशर में एक्सप्रेस किया जाता है। तो प्रेशर का यूनिट यहां लगा दोगे तो गैसीज रिएक्शन में प्रेशर का यूनिट होता है ना एटीएम डिवाइडेड बाई, अगर हम टाइम को सेकंड में ले लें तो आ जाएगा एटीएम पर सेकंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये, एटीएम सेकंड इनवर्स। ये पैसे निकालने वाला एटीएम नहीं है, ये एटीएम जो है प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक, जहां से पैसे निकालते हैं वो नहीं है, ठीक। या फिर इसको हम एटीएम मिनट इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर एटीएम और इनवर्स लिख सकते हैं, वही ये यूनिट निकालना आपको आता ही है, प्रेशर का यूनिट एटीएम डिवाइडेड बाई सेकंड। कि गैसीज रिएक्शन के केस में कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर को लिखा जाता है, तो ये होता है यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन जो हम निकालते हैं, रिएक्शन की स्पीड, देखो ना जैसे गाड़ी की स्पीड निकालते हैं तो किलोमीटर पर आवर में आती है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह रेट रिएक्शन का जो रेट है उसको भी तो किसी चीज में एक्सप्रेस करेंगे, किसी यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, तो वो होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर गैसीज रिएक्शन में एटीएम पर सेकंड, या फिर एटीएम पर मिनट, ठीक। या फिर प्रेशर का कोई और यूनिट भी लिख सकते हो, जैसे बार हो गया, टॉर हो गया, पास्कल हो गया, प्रेशर के यूनिट्स पास्कल पर मिनट, पास्कल पर सेकंड, बार पर मिनट, बार पर सेकंड, ये सारे हो सकते हैं, ठीक। और यहाँ रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा मोलैरिटी में यहाँ रखना है, मोलैरिटी का यूनिट अप्लाई करना है, एम सेकंड इनवर्स, आपको सब बता दिया। ये होता है हमारा टॉपिक, यूनिट ऑफ रेट ऑफ आ रिएक्शन, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना लिख लो। तो अभी हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। हटा दें इसको, फिर आगे चलते हैं।